हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के लिए विभिन्न स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। भारत के अतीत के पठन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं, जिसमें आपका पूरा लेख विद्या आता है और प्रमुख अभिलेख आते हैं और उसकी उपयोगिता आता है। पूरा लेख विद्या में आपका क्या है, से अंतर्गत इसके अभिलेखों का अध्ययन होता है। पूरा लेखीय प्रमाणों प्राचीन इतिहास के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है, जिसे हम पाषाण फलकों पर और धातु की प्लेटों पर और स्तंभों और गुफाओं की दीवारों आदि पर इसके अभिलेख विभिन्न स्थानों और कालों में विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत होते हैं। कतिपय अभिलेखों में समकालीन और राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का विवरण होता है इसमें। कतिपय अन्य अभिलेख सरकारी स्मारक और ऐतिहासिक होते हैं। जैसे आपने पुराने वंशों का आपने देख रखा हो, जिसमें अभिलेख लिखे जाते थे, यानी पत्थरों पर कुछ चीज़ों को उकेर कर लिखा जाता था, ताकि वो, जैसे आपने एलोरा की गुफाएं एंड कई महत्वपूर्ण गुफाएं जिसमें आपने चित्रकारी देखा होगा एंड उनके बारे में इतिहास के कई सारे साक्ष्य वहीं से आपको प्राप्त होते हैं। इसी को हम स्तंभ और गुफाओं की दीवारों पर जो लिखा गया है वही अभिलेख होता है। पत्थरों पर लिखा गया लेख को हमेशा अभिलेख कहते हैं और पूरा लेख विद्या को हम एपिकोग्राफी कहते हैं। और प्रमुख अभिलेख इसमें आपका अशोक का शिलालेख आता है और समुद्रगुप्त और रुद्रदामन प्रथम के स्तंभ धार्मिक और प्रशासनिक अभिलेख आता है। दिल्ली और बहरमपुर के द्विभाषिक अभिलेख है और सुरकोटरे में मिले संगीत के नियम और चित्तौड़ के एक बुर्ज पर उत्कीर्ण पुरातत्व संबंधी लेख मिलते हैं। उपयोग ये कि धातु की प्लेटों पर जो उत्कीर्ण अभिलेख ऐतिहासिक काल पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि मदसौर के ताम्रपट्ट गोरखपुर जिले का एक सहगोर पट है और महेंद्र वर्मन का आई होल अभिलेख और चोल शासक के उत्तरा मेरूर में अभिलेख मिलता है। कतिपय अभिलेख व्यापार, करों और मुद्रा पर प्रकाश डालते हैं। जो आपका कतिपय अभिलेख था, जो वो आपको उस चीज़ के बारे में बताता है, जैसे व्यापार और करों और मुद्रा, इन चीज़ों के बारे में उस पर लिखा हुआ है। और कुछ शक और विक्रम संबंध के अभिलेख भारत की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों और साम्राज्यों की सीमाओं के बारे में जानकारी देते हैं और पूरा लेख विगत जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था की प्रकृति और सामान्य जीवन स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। दक्षिण भारतीय संदर्भ में हीरो पाषाणों पर मिले अभिलेखों से हमें ये पशुचारण अर्थव्यवस्था के एक भिन्न पक्ष के संबंध में ज्ञात होता है। जो हमें पिछले जो पाषाण काल में जो मिला अभिलेख है, उसमें हमें क्या पता चल रहा है, सो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पशुचारण थी। वहाँ के लोग पशुओं को चराते थे एंड उनके द्वारा ही उनकी आर्थिक या जीवन यापन होता था। मुद्रा शास्त्र में, जिसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, मुद्रा का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, जिसमें सोना, चांदी और तांबे से निर्मित कई सिक्के समकालीन आर्थिक स्थिति को बताता है। कालक्रम संबंधी कुछ अन्य मुद्दों की जानकारी देते हैं और किसी राज्य विशेष अथवा शासक तथा दूरस्थ क्षेत्र के साथ उसके संबंधों की जानकारी भी प्रदान करता है। जैसे भारत में मिले रोमन सिक्कों से हमें ये तो पता चलता है कि रोमन साम्राज्य के साथ हमारा अच्छा संबंध था। देन सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्र और आकृतियाँ हमें यूनानी कला और तिथियों का इस काल का अध्ययन हेतु उल्लेखनीय स्रोत है। और जोगलथम्बी के सिक्के सातवाहन पौराणिक विवरणों का समर्थन करते हैं। जो आपका जोगलथम्बी से हमें जो सिक्का प्राप्त हुआ है, वो उससे हमें सातवाहनों के बारे में पता चलता है। एंड जो गुप्त साम्राज्य में सोने तथा चांदी के सिक्के का प्रसार हुआ, वो गुप्त शासक के राज्य में सुदृढ़ और वहाँ की आर्थिक स्थिति को परिलक्षित करता है। पुरातत्व में आपको आर्कोलॉजी कहते हैं। इसमें पुरातत्व मतलब किसी पत्थर की अध्ययन करने का, अर्थात यानी उन्हें आर्कोलॉजी कहते हैं। उनके भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं इसमें। और इनमें इमारत जैसे स्मारक, अन्य भौतिक अवशेष सम्मिलित होते हैं जिनसे समकालीन निवासी संबंधित थे। बर्तन, मिट्टी के पात्र, मोहरे, कंकाली अवशेष आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ओके, जिसमें बर्तन की मिट्टी आपने देखा, इसमें लॉर्ड कर्जन ने डॉक्टर मार्शल महानिदेशक तत्व, मतलब उनके देख रेख में जो उन्होंने पुरातत्व विभाग का स्थापित किया और निम्न स्थानों पर खुदाई की गई, जैसे सिंधु नदी की घाटी और गुजरात का लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, सिंध और पंजाब के कई विभिन्न स्थल हो सकते हैं। उपयुक्त खुदाइयों से हमें प्राप्त सामग्रियों में 2700 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता के संबंध में हमें जानकारी मिलती है कि उपयोगिता, जैसे तक्षशिला में की गई खुदाई से हमें कुपोषणों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। और भारत और विदेशों में खुदाई में मिले स्मारक की समानता से विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संबंधों का प्रमाण प्रस्तुत होता है। दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत के आदि चंद्रलूर और चंद्रावली, ब्रह्मगिरी आदि स्थलों की खुदाई से हमें प्राग ऐतिहासिक युगों पर प्रकाश पड़ता है। अजंता और एलोरा के पत्थर में तरासे मंदिरों, उनकी मूर्तियों और चित्रों से समकालीन कलात्मक
उत्कृष्टता बिंदु विदित होती है। साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में हमारे प्राचीन काल में साहित्य की रचना इतिहास के संरक्षण के उद्देश्य से न होकर पूजा के नियमों और अनुभव की जटिलता में प्रस्तुत होती है। और साहित्य निम्नलिखित हो सकती है जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, बृहद शास्त्र, पुराण सम्मिलित है इसमें। इसमें 9 आपके जो भी साहित्य हो 9 साहित्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, बृहद शास्त्र और पुराण, ये जो 9 की 9 है इसमें सम्मिलित की गई है। और बौद्ध और जैन साहित्य से समकालीन परंपराओं के संबंध में विदित होता है कि इस काल का साहित्य संस्कृत, पाली, प्राकृत में है और यह विभिन्न राजाओं के संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुशिल्प और प्रशासन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है और दक्षिण में संगम साहित्य दक्षिण भारतीय जीवन पर प्रकाश डालता है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड इसे आप एक बार वॉच और करें, देन इसको अच्छे से इसके नोट्स को तैयार करें और एग्ज़ाम देने के लिए तब जाए। ओके फ्रेंड्स।